हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए हड़प्पा सभ्यता का नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ। हड़प्पा सभ्यता का मैं फर्स्ट वीडियो लेके आई थी कल, जो आप सभी ने देखा है, बहुत लोगों ने उसे, और जिन्होंने नहीं देखा है इसके फर्स्ट पार्ट को आप जाके देख सकते हैं। आज मैं हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन के बारे में लेके वीडियो लेके आई हूँ कि उनका रहन-सहन, खान-पान कैसा था, उनका वस्त्र कैसा था, वो लोग कैसे दिखते थे, कैसा उनकी सजावट थी, ये सब हम लेके आए हैं आज आप सभी के लिए। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। सो फ्रेंड्स, अगर मेरा काम आप सभी को पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा समाज और धर्म के बारे में पहले हम जानेंगे। हड़प्पा निवासी कैसे दिखते थे? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि उसका कोई लिखित सोर्स नहीं मिला है हमें। जो लिखित मिला भी है वो लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है, और चित्र तो नहीं मिला है, लेकिन वहां से बहुत सारी टेराकोटा की मूर्तियां, कांस्य की मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिससे कि इतिहासकारों द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया है उसके बारे में हम जानेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं वह किस तरह के वस्त्र और गहने पहनते थे, उनके मनोरंजन के साधन क्या था। ये सभी जानने के लिए हमको वहां से टेराकोटा, पत्थर और कांस्य की जो मूर्तियां मिली है, ये सभी इन प्रश्नों का जवाब देते हैं। मानव टेराकोटा से बनी मूर्तियां के रूप में उनके कार्य शैलीगत परंपराओं और दर्शन से जुड़े थे। मानवीय टेराकोटा की मूर्तियां जो वहां से प्राप्त हुई है, वह महिला और पुरुष मूर्तियों में विभाजित किया जा सकता है। उन मूर्तियों से हम या उनको विभाजित करके जानते हैं कि कौन सी महिला की मूर्ति थी और कौन से पुरुष की, जिनके लिए जिनकी लिंग स्पष्ट नहीं है। कुछ ऐसी ही, जैसे वहां से जो मूर्तियां प्राप्त हुई है उसमें कोई खास लिंग स्पष्ट नहीं होता है। मूर्तियों को देख के एक बार में यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि वह महिला है या पुरुष है। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों। क्योंकि कुछ ऐसी मूर्तियां प्राप्त हुई है जिनमें कि महिलाओं वाले गुण और पुरुष वाले गुण दोनों एक साथ देखने को मिला है। जैसे कि कुछ मूर्तियां ऐसी है जिनमें कि स्तन भी पाया गया है और दाढ़ी भी। कुछ ऐसे हैं जिनमें की मूर्तियों में स्तन भी पाया गया है और दाढ़ी भी, और कुछ ऐसे पुरुष की मूर्तियां प्राप्त हुई है जिनमें की मतलब वो स्त्रियों का पोशाक पहने हुए हैं। ज्यादातर महिलाएं हड़प्पा सभ्यता की जो थी वो कपास और ऊन से बनी हुई छोटी स्कर्ट पहनती थी। उस टाइम में हड़प्पा सभ्यता की महिलाएं कपास और ऊन की बनी हुई स्कर्ट पहनती थी। हड़प्पा सभ्यता की महिलाएं केश साज सजावट में बहुत ज्यादा उत्कृष्ट थी। उन्हें अपने बालों को सजाना बहुत पसंद था। उनके लंबे लंबे बाल होते थे, ऐसा उनकी मूर्तियों में देखने को मिला है। वो लोग बाल का डिजाइन बनाने में बहुत ज्यादा प्रिय थे। उन्हें बाल का डिजाइन बनाना, उनका बाल जो होता था ऊपर में पॉनी टेल बना के और नीचे पूरा खुला रहता था। वो लोग बाल में क्लिप भी लगाते थे साइड से, और छल्ले का भी प्रयोग करते थे। पुरुष के जो ज्यादातर बाल सिर वो नंगा, पुरुष मूर्तियां ज्यादातर नंगी प्राप्त हुई है, इसलिए उनके बारे में पता लगाना थोड़ा सा कठिन है। लेकिन कहीं कहीं पे उनका पगड़ी के मतलब उनके जो पुरुष की जो मूर्तियां प्राप्त हुई वो सिर ज्यादातर नंगे प्राप्त हुए हैं, और कहीं कहीं पे उनकी जो मूर्तियां प्राप्त हुई है उनमें वो पगड़ी भी पहने हुए हैं। तो जिससे कि अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकते हैं कि कुछ विशेष लोग बाल पगड़ियां लगाते थे, लेकिन हर कोई नॉर्मल सभी पगड़ियां नहीं पहनते होंगे। और चलिए देखते हैं आगे। पुरुष वर्ग के लोग जो थे वो लोग ऊपर के वस्त्र के रूप में एक शॉल लपेटे रहते थे और नीचे में धोती जैसा कुछ पहनते थे, बस, और कुछ नहीं। ज्यादातर वो लोग नंगे रहते थे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई है जिसमें धोती जैसा निचला परिधान और ऊपर वस्त्र जिसमें एक कंधे पर शॉल जैसा लपेटे। और इस पृष्ठ की एक मूर्ति जो कि कल हम बताए थे आपको, कि कल के वीडियो में बताए थे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसमें कि
ऊपर पृष्ठ के शॉल जैसा लपेटा हुआ, रेशमी शॉल लपेटा हुआ एक मूर्ति प्राप्त हुआ है, जिसमें कि दाढ़ी भी है, उस जिसे पृष्ठ कहा गया है। हड़प्पा की महिलाएं बहुत ज्यादा आभूषण भी पहनती थी, उन्हें आभूषण पहनना बहुत पसंद था। वो लोग फल और फूल के डिजाइन का क्लिप और रबर आदि का प्रयोग करते थे। वो लोग गहना आभूषण भी बहुत पहनते थे, उन्हें बहुत ज्यादा पसंद था और उसका भी साक्ष्य मिला है। बहुत ज्यादा कीमती मोतियों के आभूषण प्राप्त हुए हैं। चलिए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में पुरुष और महिलाएं दोनों चूड़ियां और हार पहनते थे, यानी वहां पे ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ महिलाएं चूड़ी पहनती थी और महिला ही हार पहनती थी, आभूषण पहनती थी। वहां के पुरुष वर्ग के लोग भी हार, चूड़ियां और आभूषण आदि पहनते थे, लेकिन उनमें कुछ अंतर भी थी। सभी संस्कृतियों के बच्चे खिलौना के साथ खेलते थे। वहां पे हड़प्पा सभ्यता के बच्चे जो थे वो खिलौनों के साथ खेलते थे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर सभ्यता के बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, अभी भी खेलते हैं और पहले भी खेलते थे। वैसे सेम यह आज से बहुत पहले हड़प्पा सभ्यता के बच्चे भी खिलौनों से खेलते थे और उनसे जो उनके बहुत सारे टेराकोटा की खाना पकाने, लघु बर्तन, बिस्तर, अन्य खिलौना, फर्नीचर घर-घर खेलते होंगे ऐसा मिला है। बच्चों की भी मूर्तियां प्राप्त हुई है जो कि यह खेलते थे, उनकी मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हड़प्पा हड़प्पा का एक और प्रमुख विशेषता है, जैसे कि अभी बहुत ज्यादा चलन में है कि लोग पेट रखते हैं, पालतू पशु के रूप में कुत्ता या बिल्ली रखते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के बहुत हड़प्पा के स्थलों पर से बहुत जगह से कुत्तों की टेराकोटा की मूर्तियां प्राप्त हुई है। बहुत सारे जगह से टेराकोटा की कुत्तों की मूर्तियां प्राप्त हुई है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वो लोग कुत्ता को पालतू जानवर के रूप में रखते थे और कुछ टेराकोटा की मूर्तियों से में लोगों और जानवरों के हास्य की भावना भी दिखाई देती है। चलिए आज जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के खान पान के बारे में। हड़प्पा निवासी क्या खाते थे जानते हैं? हड़प्पा निवासी का खान पान कैसा था, हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं, क्योंकि उनके साक्ष्य से प्रतीत होता है कि सिंध और पंजाब के हड़प्पा वासी गेहूं और जौ का अपने मुख्य भोजन के रूप में सेवन करते थे। जो साक्ष्य मिला है उससे यह पता चलता है कि सिंधु एवं पंजाब के जो हड़प्पा निवासी थे वो लोग गेहूं और जौ का बना हुआ मुख्य भोजन खाते थे। और राजस्थान के शहरों में रहने वाले जो लोग थे, और जैसे कालीबंगा राजस्थान का है, वहां से जौ से संतोष करना पड़ता था। वहां के लोग ज्यादातर जौ से बना हुआ खाना खाते थे। रंगपुर और सुरकोटरा जैसी जगहों पर उन्हें तिल, सरसों, संभवतः घी से वसा तथा तेल की आपूर्ति होती थी। हड़प्पा स्थलों में बैर, खजूर के बीज इन फलों के लिए उनके पसंद का संकेत देते हैं, यानी कि हड़प्पा स्थलों से बैर और खजूर के बीज प्राप्त हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि ये फल उनके पसंदीदा रहे होंगे और वो लोग इनका खूब सेवन करते थे। यह संभावना है कि या वह केला, अनार, खरबूज, नींबू, अंजीर और निश्चित रूप से आम खाते थे, इसके भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रतीत होता है कि वे जंगली नट फलों की एक पूरी श्रृंखला का सेवन करते थे, लेकिन उन्हें पहचानना मुश्किल है। जिसका साक्ष्य मिला है जंगली फलों, नट फलों का, लेकिन उसको अभी पहचाना नहीं गया है। वे मटर भी खा रहे थे। इसके अलावा हड़प्पा वासियों को मांसाहारी भोजन भी पसंद था। वो लोग नॉन वेजिटेरियन भी थे और वेजिटेरियन भी थे, वहां भी ऐसा साक्ष्य मिला है। हड़प्पा के कुछ ऐसे लोग जो कि नॉनवेज बहुत पसंद करते थे और कुछ लोग वेजिटेरियन भी थे। हड़प्पा बस्तियों में हिरन, भालू, भेड़ और बकरियों की हड्डियां पाई गई है। ऐसा लगता है कि मछली, दूध और दही का भी उन्हें ज्ञान था।
साक्ष्यों से पता चलता है कि वो लोग मछली, दूध और दही का भी उन्हें ज्ञान था और वो उसके सेवन भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जीवन निर्वाह के आधार की विविधता, कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने जीवन निर्वाह कैसे करते थे, उसका क्या आधार था। तो हड़प्पा सभ्यता ने एक विशाल क्षेत्र को कवर किया था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक बहुत विशाल क्षेत्रों में फैला हुआ था। महान पारिस्थितिकी विविधता थी जिसमें जलोढ़ मैदान, पहाड़, पठार और समुद्र तट थे। जीवन निर्वाह का मुख्य आधार कृषि था। हड़प्पा सभ्यता के जीवन निर्वाह की मुख्य आधार उनका कृषि था, जो पशुपालन और शिकार का पूरक था। जहाँ नदी और समुद्र खाद्य संसाधन उपलब्ध थे, वहाँ उनका दोहन भी किया गया। हड़प्पा वासी के निर्वाह प्रतिरूप की जानकारी के स्रोत जैसे पौधों के अवशेष, जानवर की हड्डियां, कलाकृतियां, मुहरों और मिट्टी के बर्तनों का रूपांकन आधुनिक प्रथाओं के साथ समानताएं देखते हैं। मतलब कि जैसे कि जानवरों की हड्डियों की कलाकृतियां प्राप्त हुई है, जो कि अभी भी होता है, और मोहरों और मिट्टी के बर्तनों का रूपांकन आधुनिक प्रथाओं के साथ किया जाता है। इनका जीवन निर्वाह का प्रतिरूप पर्यावरण से निकटता से संबंधित था और उनके विनाश का कारण भी पर्यावरण ही बना है। ये लोग पर्यावरण के पर पूरी तरह से निर्भर थे, और जब इन लोगों का कार्य पर्यावरण के विपरीत गया, तो ऐसा लगता है कि इन लोगों का विनाश हो गया, यानी कि इन लोगों का पतन हो गया, हड़प्पा सभ्यता का पतन। हम नेक्स्ट वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का पतन में जो विद्वानों का जो मत है, इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है कि फेयर सर्विस का क्या मत है, मार्शल का क्या है, मुगल का क्या है, इन सभी का जो उन्होंने क्या क्या मत दिए हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में, इस सभी के बारे में हम लोग पढ़ें। अमलानंद घोष का क्या मत है, उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने क्या मत दिया है इनके पतन के बारे में। तो मार्टिन ह्यूलर का क्या मत है, जैसा कि मार्टिन ह्यूलर ने कहा है कि आर्य आक्रमण की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आप सभी को पसंद आ रहा होगा। फ्रेंड्स, अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। सभ्यता द्वारा कवर किए गए क्षेत्र को देखते हुए स्वाभाविक रूप से किसानों द्वारा उगाए गए पौधों में क्षेत्रीय विविधता थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कुछ क्षेत्रों पे जो स्वाभाविक यानी कि अपने आप जो पौधे उपज रहे थे, उसमें बहुत सारी विविधताएं थी, विविधताएं देखने को मिली। मतलब एक समान नहीं थी, जैसे एक ही क्षेत्र में अलग अलग चीजों का उपजाया जाता था, तो इसी को हम विविधता बोलते हैं, यानी कि एक समान की कृषि नहीं होती थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से गेहूं और जौ पाया गया है, और तिल केवल हड़प्पा से। ये इम्पोर्टेंट है कि तिल केवल कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो तिल के साक्ष्य कहाँ से मिला है, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि तिल जो है सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक जगह से सिर्फ प्राप्त होना वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हड़प्पा ने तरबूज के बीज, मटर और खजूर के प्रमाण भी दिए हैं। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रंगपुर से चावल पाया गया है। हड़प्पा, सुरकोतड़ा और सुरतगई में बाजार की पहचान की गई है। कपास की संभवतः उगाया जाता था। प्रारंभिक परिपक्व हड़प्पाई अर्थ व्यवस्था के चरण का विस्तृत प्रमाण बालू, हरियाणा में मिलता है। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का परिपक्व अर्थव्यवस्था का जो चरण का विस्तृत प्रमाण मिला है, वो हरियाणा के बालू क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पहचानी गई फसल में विभिन्न प्रकार के जौ, गेहूं, चावल, हरे चने, छोले, खेत के मटर, घास के मटर, शीशम, तरबूज, खजूर, अंगूर, लहसुन के शुरुआती प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा वासियों द्वारा उगाए गए अनाज, दालों, सब्जियों और फलों की विस्तृत श्रृंखला के अलावा एक और महत्वपूर्ण बिंदु
विभिन्न क्षेत्रों में अतीत और वर्तमान अर्थव्यवस्थाओं की समानता है। आज आधुनिक फसल क्रियाएं प्रोटोहिस्टोरिक प्रतिरूप के लिए कुछ सुराग प्रदान करती है। उपजाऊ भूमि को गहरी जुताई, सिंचाई या खाद की आवश्यकता नहीं होती है। तिल और कपास को संभवतः जून और जुलाई में बोया जाता था। उपजाऊ भूमि को मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो उपजाऊ भूमि थी वो गहरी जुताई और सिंचाई और खाद की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि उस टाइम भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होने की वजह से खाद बीज का प्रयोग नहीं किया जाता था। तिल कपास को संभवतः जून जुलाई में बोया जाता था। तिल और कपास की जो खेती होती थी वो जून और जुलाई के महीने में बोया जाता था। सितंबर और अक्टूबर में खरीफ यानी कि गर्मी के मौसम में खरीफ फसलों के रूप में उगाया गया था। गुजरात में चावल खरीफ की फसल है और हड़प्पा काल में भी ऐसा रहा होगा। मतलब चावल खरीफ फसल है जो हम सभी जानते हैं, और शायद हड़प्पा के टाइम में भी ऐसा ही रहा होगा, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। कालीबंगा में शुरुआती हड़प्पा स्तरों पर एक जुताई वाले क्षेत्र की खोज का संदर्भ मिला है। कालीबंगा में जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। हल को परिपक्व हड़प्पा चरण में उपयोग करने की अनुमान लगाया जा सकता है, यानी कि प्रारंभिक हड़प्पा में हल का प्रयोग नहीं होता था, ऐसा प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन लेटर हड़प्पा में हल का प्रयोग होने लगा था। हल का प्रयोग का साक्ष्य हमें बानावली से मिला है। बहावलपुर और बानावली में जुताई के टेराकोटा मॉडल इस कार्यान्वयन के उपयोग के और सबूत देता है, जो कि हम अभी बताएं। तथ्य यह है कि कोई भी वास्तविक हल नहीं बचा है, क्योंकि वे लकड़ी के बने होते थे। हाँ, क्योंकि हमें साक्ष्य आज हड़प्पा सभ्यता बहुत पहले की है और साक्ष्य हम अभी ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए कोई हल हमें नहीं प्राप्त हुआ है लकड़ी के। लेकिन मिट्टी के जो खेलने वाले हल होते हैं वो बानावली से प्राप्त हुआ, पक्की ईंटों से बनाया गया, वो बच्चों के खिलौना। उससे यह पता चलता है कि हल का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में होता था। सुर्तगोई में सिंचाई की नहरें मिली है। सुर्तगोई जो है वो अफगानिस्तान में है और यहाँ से सिंचाई की नहरें के साक्ष्य भी मिले हैं। हड़प्पा स्थलों पर जंगली जानवरों की हड्डियां मिली है। इनमें हिरन, सुअर, भेड़, बकरी, गधा और सुअर की कई किस्में शामिल है। गेंडे की हड्डियां केवल आमरी में मिली है। कल हम लास्ट के स्लाइड में आपको बताए थे कि गेंडे का साक्ष्य जो मिला है वो आमरी में मिला है। हालांकि इन जानवरों को कई मुहरों और टेराकोटा की मूर्तियां में दर्शाया गया है। हाथी और ऊंट की हड्डियां बहुत कम मात्रा में मिली है। हालांकि हाथी मुहरों पर दिखाई देते हैं। तेंदुओं को शायद ही कभी मूर्तियों में दिखाया जाता है, लेकिन बाघ को अक्सर मूर्तियों में दिखाया गया है। पशु शिल्प जो प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, वो उस पे आप बाघों को देख सकते हैं, लेकिन वहाँ तेंदुए का कोई मूर्ति साक्ष्य नहीं मिला है हमें हड़प्पा सभ्यता से। खरगोश, मोर, कबूतर, बत्तख, बंदर और जंगली पक्षियों का प्रतिनिधित्व मिट्टी के बर्तनों पर मूर्तियों और चित्रों में मिलती है। हड़प्पावासी जहां नदी और समुद्री संसाधन उपलब्ध थे उनका दोहन करते थे। ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि उनके पास प्रचुर मात्रा में हड़प्पावासियों के पास नदी और समुद्री संसाधन उपलब्ध होने के कारण वह उनका मन भर के दोहन करते थे और यही उनके पतन का कारण बना। गुजरात में तटीय स्थलों पर घोंघा ने लोगों के आहार में एक महत्वपूर्ण प्रोटीन युक्त तत्व प्रदान किया। मॉलस्क जो था घोंघा जिसे हम कहते हैं, वह गुजरात के तटीय स्थलों के लोगों को प्रोटीन के रूप में कार्य करते हैं। वहाँ के लोग इसका सेवन करते थे। हड़प्पा में समुद्री और कीट फीस हड्डियों की खोज से पता चलता है कि तटीय समुदाय ने अंतर्देशीय शहरों में सूखी मछली का कारोबार किया होगा। हड़प्पा स्थलों में पालतू जानवर जैसे कुबर वाले
बैल और बिना कुबर वाले मवेशी जैसे भैंस, भेड़, बकरी के अवशेष भी मिले हैं। मवेशी और भैंस सबसे महत्वपूर्ण पालतू जानवर थे। मवेशी में सबसे महत्वपूर्ण पालतू जानवर थे भैंस। इनका उपयोग मांस, दूध और बोझा ढोने वाले जानवरों के रूप में किया जाता होगा। बकरियों और भेड़ों का उपयोग मांस, ऊन और दूध और भारवाही पशुओं के रूप में किया जाता था। वे सभी हिमालय के कुछ हिस्सों में नमक और अनाज का भार उठाने के लिए उपयोग किया जाता। जानवरों का बहुत तरह से उपयोग किया जाता था। उनसे दूध के रूप में और उनके मांस के रूप में, उनको जब जो दूध देने लायक नहीं है तो उनको मार के खाया भी जाता होगा। और भार ढोने के लिए भी उनका उपयोग किया जाता था, जिसमें कि हिमालयी क्षेत्र में नमक और अनाज का भार ढोने के लिए उनका उपयोग किया जाता होगा। कुत्ते की मूर्ति इसके पालतू होने का सबूत देती है, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। चलिए हड़प्पा सभ्यता के धर्म के बारे में जानते हैं कि उन लोगों का धर्म कैसी थी, वो लोग किस तरह का अनुष्ठान करते थे, उनके जीवन में धर्म का क्या महत्व था, जानते हैं। माना जाता है कि मोहनजोदड़ो के गढ़ निचले शहर में कई बड़ी इमारतों में देवताओं के मंदिर थे। यह इस तथ्य को समर्थित है। इन इमारतों में अधिकांश बड़े पत्थर की मूर्तियां पाई गई है। मोहनजोदड़ो में जो पश्चिमी टीला है उसमें बहुत सारे अधिकांश पत्थरों की मूर्तियां प्राप्त हुई है। इससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहां पे मंदिर का साक्ष्य होगा, वहां पे पूजा पाठ अनुष्ठान किया जाता था। मोहनजोदड़ो के निचले शहर में एक बड़ी इमारत का पता चलता है। यह घुटनों पर हाथ रखकर बैठा हुआ एक आदमी है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है और पट्टिका है और जिसकी एक आवृत्ति माथे के ऊपर से गुजरती है और पीछे से 2 कोने में नीचे लटकती है। उसी इमारत में एक और पत्थर की मूर्ति की खोज की गई है मोहनजोदड़ो में। गढ़ टीले से कई संरचनाएं मिली है जिनका कुछ धार्मिक महत्व रहा होगा, ऐसा क्योंकि वहां पे कुछ लिखित साक्ष्य ना होने के वजह से कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। ये सब सिर्फ और सिर्फ इतिहासकारों का जो मानना है वही बुक में दिया गया है और उसको हम आप सभी के सामने लाए हैं। इनमें विशाल स्नानागार सबसे प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सबसे प्रसिद्ध है। जो इस तरह के विस्तृत स्नान की व्यवस्था भारत में बाद के ऐतिहासिक चरणों में बहुत पवित्र अनुष्ठान स्थलों में की गई थी। हम लोग पहले पार्ट में ऐसा स्नानागार के बारे में जब पढ़े थे उस टाइम हम बताए थे कि स्नानागार का उपयोग किसी कर्मकांड के टाइम यानी कि पूजा पाठ या फिर यज्ञ आदि के समय में इसका उपयोग किया जाता है, जो कि हमको लेटर पीरियड में देखने को मिला है, जो कि बहुत पहले हड़प्पा सभ्यता में इसका साक्ष्य मिला है। इसलिए यह संभावना है कि विशाल स्नानागार केवल एक स्नान गृह नहीं था, बल्कि इसका एक बड़ा अनुष्ठानिक महत्व था। विशाल स्नानागार के पास एक और बड़ी संरचना पाई गई, जिसे कुछ उच्च पुजारी या पुजारियों के कॉलेज के निवास के रूप में पहचाना गया। इसी तरह गढ़ क्षेत्र से एक आयताकार सभा हॉल भी मिला है, जिसके पश्चिम में एक कमरे की जटिल संरचना पाई गई है, जिसमें एक बैठे हुए पुरुष प्रतिमा की खोज की गई है। इससे भी कुछ धार्मिक संरचना के एक भाग के रूप में पहचाना गया है। ये अनुष्ठान संरचनाएं हमें मोहनजोदड़ो में लोगों की धार्मिक प्रथाओं की झलक प्रदान करती है। पूजा की वस्तुओं के प्रमाण हड़प्पा मोहरों और टेराकोटा की मूर्तियों के अध्ययन से प्राप्त होता है। मोहरों से आने वाले सबूतों में सबसे प्रसिद्ध एक देवता है, जिसे प्रोटोशिवा के रूप में पहचाना गया है। मोहरों की श्रृंखला पर एक देवता को एक यौगिक मुद्रा में बैठे दिखाया गया है। देवता बकरी, हाथी, बाघ और मृग जैसे जानवरों से घिरा हुआ है। पशुपति की मूर्ति जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मार्शल ने उनकी पहचान भगवान पशुपति, जानवरों के भगवान के रूप में की है।
कई उदाहरणों में उनके सींगों के बीच एक अंकुरित पौधे हैं और एक अन्य दृश्य भी सींग और खुले बालों में एक देवता पीपल के पेड़ के शाखाओं के बीच नग्न खड़ा है। एक उपासक इसके सामने घुटने टेक रहा है। मतलब इस तरह के साक्ष्य मिले जिससे यह पता चलता है कि उस टाइम में मूर्तियों की पूजा होती थी और पुरुष एवं महिलाएं दोनों देवी देवताओं की पूजा होती थी। आप देख सकते हैं कि पीपल उस टाइम में पौधों की पूजा होती थी, जैसे भूमि की पूजा होती थी, मातृ देवी की पूजा होती थी। चलिए आगे देखते हैं। सिंह वाले देवता के साथ जुड़ी प्रत्येक विशेषताएं बाद के भारतीय इतिहास के भगवान शिव की विशेषता है। इसके अलावा कुछ हड़प्पा बस्तियों में शिवा यानी कि लिंगम के प्रतीक भी पाए गए हैं। इन सभी सबूतों ने विद्वानों को यह विश्वास दिलाया है कि शिव हड़प्पा वासियों के सबसे महत्वपूर्ण पुरुष देवता थे। मातृ देवी, चलिए यहाँ पे स्लाइड में देखते हैं। मातृ देवी हड़प्पा की बस्तियों में बहुत बड़ी संख्या में टेराकोटा की मूर्तियां प्राप्त हुई है। इनमें एक बड़ी कमरबंद लंगोटी और हार के साथ सजी महिलाओं की प्रतिनिधित्व है। इन्होंने पंखे के आकार की शिरोवस्त्र पहना है। कहीं कहीं उनके एक सिर के साथ दिखाया गया है। प्रजनन क्षमता की सामान्य धारणा गर्भावस्था के कई प्रतिरूपों द्वारा इंगित की गई है। इन सबूतों में प्रजनन क्षमता और मातृ देवी की पूजा के प्रचलन का संकेत मिलता है। हड़प्पावासी वृक्ष की भी पूजा करते थे। हड़प्पावासी वृक्षों की भी पूजा करते थे, इसका भी साक्ष्य मिला है। कई मुहरों में पीपल के पेड़ को दर्शाया गया है। इससे यह पता चलता है कि वहां के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। विद्वानों का मानना है कि वृक्ष आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। कई मामलों में पूजा करने वाले को पेड़ के सामने खड़ा दिखाया जाता है। कई अन्य मामलों में एक बाघ या किसी अन्य जानवर के पेड़ के सामने दिखाया गया है। एक मामले में इसके सामने 7 मानव आकृतियों को खड़ा दिखाया गया है, जिसमें एक सिंह वाले व्यक्ति खड़ा है, जैसा कि पहले चर्चा की गई है। सिंह वाली आकृति संभवतः शिव है। भारत में पीपल के पेड़ की पूजा सदियों से होती आ रही है और अभी भी हो रही है। अभी भी पीपल को हम बहुत धार्मिक भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। मामलों में पीपल के पेड़ और शिव की एक साथ पूजा होती थी। 7 आकृतियों को कभी कभी भारतीय पौराणिक गाथाओं के 7 महान संतों यानी कि 7 माताओं के रूप में पहचाना जाता है। यहाँ पे कुछ पौराणिक नायक, कुछ अन्य मानव आकृतियां जो धार्मिक महत्व की है वे है मोहरों और ताबीज पर पाई गई है। मोहर और ताबीज पर सिर पर सींग और लंबी पूंछ वाली मानव आकृतियां अक्सर मोहरों पर दिखाई गई है। कुछ अन्य मोहरों हमें मेसोपोटामिया के पौराणिक कथाओं की याद दिलाती है। उदाहरण के लिए बाघों की जोड़ी के साथ जुड़ता हुआ एक आदमी तुरंत गमेश नामक बहादुर योद्धा के बाद याद दिलाता है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने 2 बाघों को मार डाला था। पशु पूजा, जानवरों की भी बड़ी संख्या में पूजा की जाती थी, जिसकी जानकारी हमें पुनः टेराकोटा की मोहरों से मिलती है। चान्होंदारों से एक मुहर मिली है जिसमें एक बैल बाइसन को स्तंभन लिंग के साथ दिखाया गया है, जो एक लापरवाह मानव आकृति को दर्शाता है। मानव आकृति के सिर से एक पौधा उग रहा है। यह स्पष्ट रूप से कुछ प्रजनन पंथ का संकेत है कि ऐसा दिखाया गया है कि मानव आकृति के सिर से एक पौधा या निकल रहा है, जो कि प्रजनन प्रक्रिया का एग्जाम्पल देता है। अपने भारी ओज के साथ ब्राह्मणीय बैल अक्सर मोहरों को दर्शाता है। यह संभव है कि बैल गाय की वर्तमान शुद्धता हड़प्पा सभ्यता से प्रारंभ है, यानी कि गाय और बैल की शुद्धता हड़प्पा सभ्यता में भी माना गया है।
पौराणिक जानवर, कई संयुक्त जानवरों को भी मुहरों में दर्शाया गया है। आइए देखते हैं मृतकों का समाधान। हड़प्पा सभ्यता में अंत्येष्टि यानी कि समाधान की जो प्रक्रिया थी, वहां पे दो प्रक्रिया थी। कई जगह तो दफनाने की साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो कई जगह पे जलाने का भी साक्ष्य प्राप्त होता है। मृतकों की अंत्येष्टि मानव समुदाय की एक महत्वपूर्ण धार्मिक गतिविधियां रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मृतकों के प्रति दृष्टिकोण इस जीवन और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में मानवीय मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में मृतकों के लिए कोई स्मारक नहीं बनाया गया है। कोई भी स्मारक मृतकों के लिए नहीं बनाया गया, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। जैसा कि मिस्र के पिरामिड, उर के मेसोपोटामिया के शहर के शाही कब्रिस्तान के बराबर हो। इससे यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मानते होंगे कि मरने के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है और उसका उस शरीर से कोई संबंध नहीं रहता है। जैसा कि मिस्र के पिरामिड और मेसोपोटामिया के शाही कब्रिस्तान से यह पता चलता है कि उन लोगों का मानना था कि मरने के बाद आत्मा और शरीर का संबंध खत्म नहीं होता है, इसलिए वहां पे पिरामिड बनाया जाता था और तरह तरह के केमिकल को लगाकर मम्मी बना के रखा जाता था, जिससे कि आत्मा और शरीर का संबंध कभी खत्म ना हो। लेकिन हड़प्पा वासियों का ऐसा मानना नहीं था, क्योंकि उनके लिए कोई स्मारक जैसा कुछ बनाया नहीं गया था। हालांकि हड़प्पा की दफन प्रथाओं के बारे में हमारे पास कुछ सबूत नहीं है, ये और सिर्फ कल्पनाएं हैं जो कि इतिहासकारों की है। हड़प्पा में कई कब्र की खोज की गई है। शवों को आमतौर पर उत्तर दक्षिण दिशा में रखा गया था और अभी भी हमारे हिंदू परंपरा के हिसाब से सबको उत्तर दक्षिण की दिशा में ही रखा जाता है। उनकी पीठ पर शवों को रखा गया था। कब्र में बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तन रखे गए थे। कुछ मामलों में मृतकों की चूड़ियां, हार और कान की अंगूठी जैसे गहनों के साथ दफनाया गया था। कुछ मामलों में तांबे के बर्तन, तांबे के दर्पण, मोती के माला, सुरमे के छर्रे आदि के कब्र में रखा गया था। ईंटों के साथ कई कब्रों का निर्माण किया गया था। हड़प्पा में एक ताबूत समाधान पाया गया है। कालीबंगा में कुछ अन्य प्रकार की समाधान प्रथाओं का देखा गया है, जिसमें छोटे वृत्ताकार गड्ढे और बड़े कलश, वो मिट्टी के बर्तन वाले, लेकिन उनमें कोई कंकाल के अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे का वीडियो लेके आएंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।